नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था और उस पर आधारित एमसीक्यू किया था। उसके 2-3 एमसीक्यू बच गए थे, तो वो भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। हालांकि लेक्चर में मैंने बताया था, लेकिन एमसीक्यू कर लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित की गई? देखिए, एक सर्वोच्च न्यायालय बना, ये कहाँ बना था? कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इन पे ये भी पता है। हम ऐसा सोचेंगे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो 1773 में स्थापना हो गया होगा। नहीं, ये हुआ था 1774 में। ठीक है, और यदि डेट की बात करें तो ये हुआ था 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1774 को। अगला देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय ने किस कोर्ट का स्थान लिया था? तो इसने जो स्थान लिया था, ये मेयर कोर्ट के स्थान पे हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेयर कोर्ट। अगला देखते हैं, 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे का कार्यकाल कितने दिनों का था? तो हमें ऐसा लगेगा, कार्यकाल पूछेगा तो हमें लगेगा कि हो सकता है 5 साल का होगा या 7 साल का होगा, कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन नहीं, इसका जो कार्यकाल था वो लाइफ टाइम था, लाइफ टाइम, आजीवन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो ये मैंने एमसीक्यू तैयार किए हैं, ये 5-6 बुक देखने के बाद ही तैयार किया है, तो इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। और यदि आप ये एमसीक्यू अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कोई बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू के लिए कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप यहाँ से कर लीजिए, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कहानी को समझते हैं, उसके बाद ये एमसीक्यू बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और उसके बाद आया था 1784 में हमारा पिट्स इंडिया है, जो हमारा आज का टॉपिक है। पिट्स इंडिया, इंडिया एक्ट। ठीक है, ये पिट्स कौन था? ये था विलियम पिट्स, विलियम पिट्स, जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, पीएम। ठीक है, और यदि इसकी डेट की बात करें तो ये कब आया था? 13 अगस्त 1784 को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आप बस देखते जाइए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। ये हिंदी में मैं इसलिए बता देता हूँ कि यदि आप पढ़ के जाएं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जाम में आ जाए, देखिए हिंदी का टफ वर्ड यूज होता है क्वेश्चन पेपर में, तो एग्जाम में आ जाए कि निदेशक मंडल, तो आपको लगेगा कि मैंने तो पढ़ा नहीं। तो नहीं, ये हमने पढ़ रखा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही बोलते हैं निदेशक मंडल। इसका काम क्या था? ये कंपनी के सारे काम देखते थे। कौन से काम? ये वाणिज्यिक काम, वाणिज्यिक कार्य प्लस राजनैतिक कार्य, राजनैतिक कार्य। वाणिज्यिक कार्य का मतलब व्यापार वगैरह देखता था। ठीक है, और राजनीतिक कार्य नाम से ही पता चल रहा है आपको। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक नया बॉडी बनाया गया, ये बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बनाया ब्रिटेन के संसद ने। ठीक है, इसको बोलते हैं नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड। और इसमें 6 मेंबर थे, याद रखिएगा, इसमें 6 मेंबर थे, ये नंबर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ये जो वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्य था ना काम उसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, तो यहाँ से इसको अलग कर दिया। ठीक, अलग कर दिया, तो अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये देखेगा राजनीतिक कार्य, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो देखेगा वाणिज्यिक कार्य। ठीक है, दोनों का काम अलग अलग हो गया, तो इसी ये सेपरेट कर दिया यहाँ पे काम पे, तो इसी को हम बोलते हैं दोहरी शासन, दोहरी
शासन। समझिए, इसी से आपका सारा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम द्वैध शासन। द्वैध शासन ये चलता रहता है कब तक? ये चलता है 1858 तक, उसके बाद ये जाके समाप्त हो जाएगा। इसमें और क्या हुआ था, देखिए आपको याद होगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके अनुसार जो गवर्नर काउंसिल था, गवर्नर काउंसिल काउंसिल इसमें आपने पढ़ा कि इसमें एक तो गवर्नर होता था और 4 सदस्य होते थे, तो टोटल कितना हो गया? 5। अब किसी बात पे निर्णय लेना है तो निर्णय कैसे लेते थे? 3/5, यानी ये 5 लोगों में से 3 लोग यदि किसी बात को समर्थन देते हैं तो वो हमारा कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि देखिए ये 4 लोग हैं बॉडी में, ठीक है, इसमें से यदि 3 लोग किसी बात के पक्ष में हैं तो ये जो गवर्नर जनरल है उसका तो काम ही नहीं रह गया कुछ। तो क्या किया, ये 1784 वाले में ध्यान दीजिए, 1784 वाले में एक तो गवर्नर हो गया और इसको 4 से 3 कर दिया है। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए? 4। ये बात समझने के लिए है। तो हमने क्या क्या समझा इसमें? सबसे पहली बात, ये 13 अगस्त 1784 को आया था। ठीक है, ये पिट्स उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री थे तो उसी के नाम पे है। ठीक है, सबसे पहली बात है इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को अलग किए गए, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, ये द्वैध शासन की शुरुआत हुई, 3 हो गया। चौथी बात क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से 3 किया गया। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसमें 6 सदस्य थे। पांचवी बात ये, तो ये आपको याद रखना है। आइए अब एमसीक्यू पे चलते हैं। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा ये। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किस एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया? ठीक है, तो राजनीतिक कार्य यहाँ देखिए, राजनीतिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य, इसको पृथक किया मतलब अलग किया गया। किस अधिनियम द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? कब किया गया? ये देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ देखिए, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किया गया कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम को द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ माना जाता है? ठीक है, तो हमने पढ़ा, यहाँ देखिए द्वैध शासन व्यवस्था, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा भारत में नागरिक और सैन्य सरकार या ब्रिटिश संपत्ति के राजस्व के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन करने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सदस्य संख्या कितनी थी? सदस्य संख्या थी 6, हमने पढ़ा अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है, भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ठीक है, ये सही बात है, भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया किसको? कंपनी का जो भी क्षेत्र था। दूसरा क्या है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण मिला। सर्वोच्च नियंत्रण मिला, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आप इसको सिर्फ ऐसे पढ़ के नहीं निकलिए, आप ध्यान में रखिए कि 1784 के द्वारा ही भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया इसको, जो कंपनी का क्षेत्र था, और नियंत्रण हो गया किस पे? भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा फिर से समझते हैं। देखिए, ब्रिटेन की जो सांसद थी वो तो चाह ही रही थी कि कंपनी के व्यापार को थोड़ा और कंट्रोल किया जाए। देखिएगा आगे कैसे कैसे कंपनी के एकाधिकार को पहले छीन लेती है, फिर लास्ट में तो पूरा कंट्रोल ही ले लेगी संसद अपने हाथों में। तो उस समय कॉर्नवालिस एक व्यक्ति था, बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति था, तो इसको भेज रहा था गवर्नर जनरल बना के। ठीक है, तो इसने तो मना कर दिया और उसके बाद इसने मांग रखी क्या कि थोड़ा गवर्नर का पावर को बढ़ाते हैं।
तो उसके लिए क्या क्या किया, उसके लिए ही 1786 का अधिनियम आया था। उस अधिनियम की दो बातें आपको याद रखनी है। क्या कि गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति, ठीक है, कमांडर इन चीफ, दोनों का पद जो था वो पहले अलग अलग था। कौन सा था? गवर्नर गवर्नर जनरल प्लस मुख्य सेनापति। सेनापति, ये दोनों अलग अलग पोस्ट हुआ करता था, लेकिन ये दोनों ही पोस्ट को आपस में मिला दिया, ठीक है। और ये कौन बना? ये बना कॉर्नवालिस। तो सोचिए कितना पावरफुल होगा। उसके बाद दूसरा इसमें क्या याद रखना है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि परिषद कोई भी काम करेगा तो बहुमत के आधार पे करेगा। तो उसमें लोग कितने थे? 1+3, आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये क्या बोला कि बहुमत के आधार पे नहीं, गवर्नर जनरल के पास इतना भी पावर होना चाहिए कि यदि वो चाहे तो ये बहुमत के अलावे वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, उस पर कोई रोक छेक नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये खुद अपना डिसीजन ले सकता है। समझ गए बात? आइए अब एमसीक्यू करते हैं। देखिए, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के निर्णय के बावजूद भी कोई निर्णय ले सकता है? ये किसमें किया गया? 1786 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति के पदों का विलय कर दिया गया, ठीक है। इस अधिनियम के तहत सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया? देखिए, सबसे पहले किसे किया गया? कॉर्नवालिस को। इसमें याद रखना है कि गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों ही पद का विलय कर दिया गया, मतलब मिला के एक पद बनाया गया। और ये पहला व्यक्ति कौन था? कॉर्नवालिस बना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? मतलब सबसे छोटे दिन के लिए कौन रहा? तो देखिए, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। हाँ, इसके बाद 2 साल बाद 1786 में एक और एक्ट आता है, 1786 का अधिनियम, मतलब लगभग 2 साल ही रहा ये। तो ये सबसे कम अवधि के लिए कौन रहा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये था एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए, 20-20 साल में एक चार्टर आता था, 20 साल में। तो 1773 में आया था, तो अब कितने में आएगा? 1793 में। तो 1793 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें ऐसा व्यवस्था किया गया कि जो बोर्ड का सदस्य है और कर्मचारी है, सबको जो वेतन मिलेगा वो भारत के राजस्व से मिलेगा, ठीक है। याद रहेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1793 के चार्टर अधिनियम में किस महानगर के नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया? ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो देखिए, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, दिल्ली, मुंबई। तो ऐसे परेशान नहीं होना है। तो इसमें देखिए, आपको याद होगा सबसे पहले एक गवर्नर बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो कहाँ बना था? कलकत्ता में। और इसी के अधीन किसको रखा था? मद्रास को और मुंबई को। याद आया? तो ये तीनों जो शहर है, ये तीनों में ही नगर निगम के गठन का प्रावधान किया गया। कब? 1793 में। तो 1793 में दो बातें याद रखनी है, एक तो ये नगर निगम वाली, और दूसरा कि कंपनी के लोगों को जो भी वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, राजस्व। 1773 में ये दो बात याद रखेंगे आप, 1, 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारतीय क्षेत्र पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया था? तो ये जो दावा किया गया था ये चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा भारतीय निवासियों के लिए साहित्य एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु प्रति वर्ष कितने रुपये देने का प्रावधान था? ठीक है, तो ये प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने का प्रावधान था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई?
तो ये जो अधिनियम था ये था चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं एक बार। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, यहाँ देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन किन किन वस्तुओं पर एकाधिकार बना रहा। तो ये जो एकाधिकार बना था तो ये था चाय और चीन के साथ व्यापार पे। देखिए 1813 के अधिनियम में जो बातें याद रखनी है उसमें सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात है कंपनी का एकाधिकार समाप्त। कंपनी का एकाधिकार समाप्त, मतलब कंपनी का व्यापार पे एकाधिकार समाप्त। ठीक है, व्यापार पर, ठीक है। तो ये जो एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी इसका एकाधिकार था किस पे, चाय पे और चीन के साथ व्यापार पे। अभी किसी किसी किताब में मैंने देखा कि ये चीनी लिखा हुआ है, वो चीनी नहीं है, ये गलत है। चाय पे था एकाधिकार और चीन के साथ, जो अपना कंट्री है ना चाइना, तो चीन के साथ एकाधिकार पे अधिकार था, बाकी एकाधिकार खत्म हुआ था। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात का याद रखनी है कि क्राउन का संप्रभुता, क्राउन का संप्रभुता हो गया इस पे, भारत पर। और तीसरी बात क्या याद रखनी है कि शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितना देगा, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। ठीक है, और इसमें और क्या याद रखेंगे, चौथी बात याद रखेंगे कि जो धर्म प्रचारक थे उसको धर्म प्रचार का फ्री दिया गया, तो धर्म प्रचार कर सकते हैं, धर्म प्रचार। लेकिन ये किसको था, ईसाइयों को, ईसाई धर्म के प्रचारक को। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा पे इसमें बल दिया गया, अंग्रेजी शिक्षा। तो 5 बातें क्या क्या याद रखनी है कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पे एकाधिकार था। दूसरा, क्राउन का संप्रभुता हो गया। तीसरा, शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष देगा, जो इस अधिनियम में तय हुआ था। और धर्म प्रचार के लिए मिशनरी आ सकते हैं, तो वो ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और अंग्रेजी शिक्षा पे बल दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब ये देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सही बात है, लेकिन किन वस्तुओं पर एकाधिकार बना रहा। अब आपको समझ में आया, ये चाय और चीन के साथ व्यापार पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किस धर्म के प्रचारकों को भारत आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का सुविधा प्रदान किया गया। कौन सा था वो, ईसाई धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंपनी के सैन्य और नागरिक कर्मचारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई। तो ये की गई थी हैलीबरी कॉलेज और एडिसकॉम कॉलेज स्कूल में। तो आपको ये याद कर लेना है। तो क्या था कि जो सैन्य शिक्षा दी जा रही थी, सैन्य प्रशिक्षण, ये हैलीबरी कॉलेज में दिया जा रहा था, और जो नागरिक कर्मचारी को दिया जा रहा था वो था एडिसकॉम स्कूल में। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अभी हमने पढ़ा 1813, सही बात है। ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी था हमारे अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड ही। इसमें 10 यूरोपियन थे, 10 मेंबर थे इसके, 10 मेंबर थे। और आपने मैकाले का नाम सुना होगा, मैकाले आपने सुना होगा ना, मैकाले की शिक्षा नीति। तो मैकाले इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी रिलेटेड था हमारे अंग्रेजी शिक्षा से। और ये दोनों विवाद जो है, प्राच्यविद और आंग्लविद, ये दोनों भी अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड है। तो हमारा तीनों ही ऑप्शन सही है इसमें, तो हमारा हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन देखते हैं क्या है। इनसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को
चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। सही बात है कि जो एकाधिकार था, एकाधिपत्य, वो समाप्त हो गया, लेकिन किसको छोड़ के? चाय को छोड़ के और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के। तो मतलब ये ठीक स्टेटमेंट है। दूसरा कथन देखते हैं, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल सही, हमने पढ़ा ऐसा। और तीसरा देखते हैं, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था 1858 में जाके। तो हम बात कर रहे हैं अभी 1813 की, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो किसमें है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही है हमारा 1 और 2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे वाले एमसीक्यू में ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ये पे लिखा रहता है कौन सा गलत है, ठीक है, या सही नहीं है, तो वो देख के आंसर देना है, ये हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक दो बात और समझ लेते हैं। देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1793 में अधिनियम आया, फिर 1813 में, फिर 1833 में, ठीक है। तो ये इसके द्वारा क्या होता था कि इंग्लैंड की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को 20-20 वर्षों के लिए राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार देता था, 20-20 साल के लिए, 20-20 वर्ष के लिए, ठीक है। ये हो गया। इसमें से जो 1773 का है, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। और ये बाकी जो है ना, इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। ये भी आप याद रखिएगा कि ऐसे 4 ऑप्शन दे दे और पूछे इनमें से कौन सा चार्टर एक्ट नहीं है, तो उसमें आपको 1773 आंसर करना है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।